हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, आपको पता है हमारी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस सब्जेक्ट से अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, जो कि 25 में जाके हो सकता है, उसके रिलेटेड वीडियोस अपन बनाते हैं। और यहाँ पे आपको कंप्लीट सीरीज में आपको बताऊंगा, सॉरी, जो कंप्लीट सीरीज अपनी चल रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बायोलॉजी सब्जेक्ट अपनी अपन स्टार्ट करी है, ठीक है, सबसे पहले। और मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता ही है, मेरा नाम हेमंत मुदगल है और मैं सेकंड ग्रेड में सेलेक्टेड हूँ, जो पिछली 2022 वाली भर्ती हुई थी। ठीक है, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अब आपको वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी पीडीएफ भी आपको साथ के साथ मिल जाएगी। मैंने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से तैयार करे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि देखिए, जो एलिन के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो उत्कर्ष कोचिंग है उसके जो दो सर पढ़ाते हैं, प्रथम नाहटा सर पढ़ाते हैं एक तो, और एक अमित सर पढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी बात कर लें। इसके बाद हम बात करें यदि कलाम में जो सुनील सर पढ़ाते हैं उनकी बात कर लें। इसके अलावा हम बात करें जो बीएससी की बुक्स आती हैं सीबीएच की, उनकी बात कर लें। ठीक है, तो इन सबका जो निचोड़ है वो मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। पहले मैंने इन सबको पढ़ा है टॉपिक वाइज, जैसे न्यूक्लिक एसिड टॉपिक है उसको मैंने सबसे पहले इन सारी बुक से पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार करे हैं। वो आपको बिल्कुल कैसे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मिलेंगे कैसे, आपको कुछ नहीं, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जैसे जैसे टॉपिक अपना चलता चलेगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में वो सारे मिलते जाएंगे। आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने जो भी आपको उसमें एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है वो आप जाके प्रिंट आउट सॉरी अपनी बुक नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसी मेरे हिसाब से कोई 10-20% ही चेंजेस रहता है, बाकी सारे टीचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट करा के ही चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दी। ऐसे शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आपको हैंड रिटन मिल जाएगी। आगे मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि इसके बाद अपन एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अपन कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके पीवाईक्यूज होंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनकी सीरीज आपको साथ में साथ देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने टोटल जो मैटर है वो तैयार कर लिया है। धीरे धीरे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ वीडियोस को शेयर कर देना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर से अच्छा सा कर दें, क्योंकि हमें मुझे मोटिवेशन देगा और मैं आगे बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाऊंगा और वीडियोज़ में जो आपकी क्वालिटी है वो भी आप देख पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसकी हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी, किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, वो सारी जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का संगठन किस प्रकार से होता है, न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। फिर हमें पता है दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए के बारे में, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, और इसके बाद हम बात कर लेंगे किसके, आरएनए के बारे में। ठीक है, ये आगे जाके अपन देखेंगे। अगर वीडियो यहीं पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के, तो फिर हम डीएनए टाइप्स ऑफ डीएनए को नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, ये देखते हैं अपन आगे कितना समझ पाते हैं चीज़ों को, कितना वीडियो लंबा बनता है। अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपन थोड़ा सा समय का आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि लंबी वीडियोस आप भी देख नहीं पाते हो, तो छोटी छोटी वीडियोस अपन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर डीएनए रह जाता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कवर अप करा दूंगा। यहाँ पे केवल अपन न्यूक्लिक एसिड की जो जनरल बातें हैं वो उसकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब अपन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड का यदि मैं आपसे बात करूं जनरल इंट्रोडक्शन होता क्या है, या कोई आपसे पूछे न्यूक्लिक एसिड बेसिकली है क्या, तो वो चीज़ आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले मैं शब्द पे आपको गौर कराना चाहूँगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। एक शब्द आ रहा है इसमें न्यूक्लिक, इस न्यूक्लिक का मतलब तो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो कि केंद्रक में पाए गए, जिनकी खोज केंद्रक में की गई, उन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल। दूसरा, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनके पास फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। और फॉस्फेट ग्रुप किसका है, फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप है। जब हमें पता है कि फॉस्फोरिक क्या है, एक प्रकार का एसिडिक ग्रुप है, तो सीधी सी बात है उसका जो फॉस्फेट समूह है वो इनके अंदर प्रेजेंट है, तो इनकी प्रकृति भी कैसी बना देगा, अम्लीय बना देगा। तो यदि हमें एक सिंपल आपको लैंग्वेज इसकी बना के देना चाहूँ, सिंपल परिभाषा आपको बताना चाहूँ, तो ऐसे पदार्थ जो केंद्रक में पाए जाते हैं और जिनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात आपको मैंने समझा दी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनकी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी खोज किस प्रकार से हुई और किसने सबसे पहले इसकी खोज करी। तो फ्रेडरिक मिस्चर नाम के एक साइंटिस्ट हुए। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले पस सेल्स में, पस सेल्स जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं मवाद कोशिकाएं। ठीक है, मवाद कोशिकाएं, आपको पता है कोई घाव हो जाता है, कोई मवाद बन जाता है, उसके अंदर जो पस बनता है उसके अंदर इसकी खोज की गई। ठीक है, मवाद कोशिकाओं में, और मवाद कोशिकाओं के किसमें, केंद्रक के अंदर।
मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में इसकी क्या हुई, खोज हुई। फ्रेडरिक मैस्टर नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज करी। जब इन्होंने इसको देखा, देखने के बाद इन्होंने एक नाम दिया, भाई कोई चीज मैंने देखी सबसे पहले किसी जगह, तो मैं इसे कुछ तो नाम दूंगा, कुछ तो नाम दूंगा। तो इन्होंने उस चीज को क्या नाम दिया, इन्होंने इस चीज को नाम दे दिया न्यूक्लियन। इन्होंने इस चीज को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियन नाम दे दिया। लेकिन आज के रूप में हम न्यूक्लियन को बिल्कुल भी नहीं मानते। आज के डेट में हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो कोई ऐसा साइंटिस्ट होगा जिसने इसको नाम दिया होगा, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया होगा। तो यदि मैं न्यूक्लिक एसिड नाम की बात करूं या फिर न्यूक्लिक एसिड टर्म की बात करूं, तो ये किसने दी थी, एक ऑल्टमैन नाम के साइंटिस्ट थे। ऑल्टमैन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है, ये बेसिक दो चीजें आपको पता चल गई, खोज कैसे हुई और इनकी न्यूक्लिक एसिड नाम इसको किसने दिया। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। यदि थोड़ी सी और आपको बात बताना चाहूँ, तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। डीएनए की एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों की बात क्या है, हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं पहले। अब मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर यदि हम डिटेल में जाएं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर यदि हम डिटेल में जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की जब हम संरचना देखते हैं, तो संरचना देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक प्रकार के पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स का मतलब हिंदी के अंदर आपको पता होगा, पॉलीमर्स का अंदर होता है मतलब होता है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या है कि कोई एक प्रकार की इकाइयां, एक प्रकार के यूनिट्स जब बहुत ज्यादा मिलकर आपस में किसी संरचना का निर्माण करती हैं, किसी पदार्थ का निर्माण करती हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बहुलक है। तो हम बात करें कि कोई एकलक इकाई इसकी क्या होगी, इसकी मोनोमर्स क्या होंगे। तो न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स की हम बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये चीज हमारे सामने अब इंपॉर्टेंट निकल के आई है। क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपने शब्द सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर पॉलीएथीन। ठीक है, तो पॉलीएथीन के अंदर आगे पॉली लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत, बहुत ज्यादा संख्या में। एथीन का मतलब एथीन ग्रुप। जब एथीन ग्रुप बहुत ज्यादा जुड़ के संख्या में बन जाते हैं, तो उनसे क्या बन जाता है, एक बहुलक बन जाता है, जैसे अपन पॉलीथीन कहते हैं, जो अपन मार्केट से सामान वगैरह लाने में यूज करते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड एक संरचना है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे सामने क्या बन के तैयार हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड हमारे यदि हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो सॉरी, अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। तो हमारे सामने दो शब्द आते हैं। देखिए, अब हम जब भी बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। तो एक शब्द हमारे सामने निकल के आ रहा है न्यूक्लियोटाइड, और एक शब्द हमारे सामने निकल के आता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, दोनों में बस एक छोटा सा अंतर है, उस छोटे से अंतर के बारे में ही हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात करें, इनकी संरचना जैसे अपन देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड की संरचना तो हमें इसलिए देखनी है क्योंकि ये इनके ये एकलक इकाई है और ये मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो मैं यदि देखूं तो हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या दिखाई देगा, एक नाइट्रोजिनस बेस दिखाई देगा। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं, अभी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप केवल सिंपल सुनिए। नाइट्रोजनस बेस होते हैं, साथ के साथ इनके अंदर क्या होती है, एक पेंटोस शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेंटोस शुगर पाई जाती है। पेंटोस शुगर का मतलब इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, इसके अंदर 5 कार्बन शुगर होगी, पेंटोस शुगर। प्लस इसके साथ क्या पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। ये फॉस्फेट ग्रुप ही इसको क्या देता है, एसिडिटी प्रदान करता है, साथ ही साथ इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस पाया जाएगा, प्लस क्या पाई जाएगी, पेंटोस शुगर पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, पेंटोज शुगर पाई जाएगी। लेकिन फॉस्फेट यहाँ पे क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, फॉस्फेट नहीं पाया जाता है। बेसिक तो आप इसको याद कर सकते हैं, फिर भी आपको बाई चांस याद करने में कठिनाई हो, परेशानी हो, तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ। देखिए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर टी उपस्थित है और फॉस्फेट के अंदर क्या है, टी उपस्थित है। तो जिसके अंदर टी उपस्थित है यानी कि न्यूक्लियोटाइड है और फॉस्फेट के अंदर भी टी है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा। पहले से आपको चीजें आती हैं, याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो दिक्कत। ठीक है, लेकिन आपको यादें नहीं हो रही हैं तो मैं कुछ छोटी सी चीज बता देता हूँ, उससे आपको चीज याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कोई आपको नुकसान हो रहा है, इससे फायदा ही हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या मैं यदि एक लाइन लिखना चाहूँ यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहूँ सिंपल सी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बताइए, कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। सिंपल सी लाइन है, कोई खास इसमें बात मैंने नहीं लिखी, कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए, दो न्यूक्लिक एसिड हमारे सामने आते हैं, एक आता है डीएनए और एक आता है हमारे सामने आरएनए। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक बात करूंगा केवल डीएनए के बारे में, कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए की सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो देखिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक
एसिड। नाम पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा, गौर कराना चाहूंगा एक बार। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि इस प्रकार के पदार्थ जिनके अंदर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, जिनकी प्रकृति एसिडिक हो, और वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हो, और उनके अंदर शर्करा कौन सी प्रेजेंट हो, डीऑक्सीराइबो शर्करा प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उस प्रकार के न्यूक्लिक एसिड को अपन क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है। अब न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के मैंने आपको बता दिए। तो अब अपन न्यूक्लियोसाइड जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड हैं, इनको अपन दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। किसके आधार पर, राइबो शर्करा के आधार पर। तो एक न्यूक्लिक एसिड ऐसा है जिसके अंदर राइबो शर्करा कौन सी पाई जा रही है, डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जा रही है। और एक न्यूक्लिक एसिड कैसा है जिसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जा रही है, जिसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जा रही है, राइबोज शर्करा पाई जा रही है। तो उसका नाम अपन ने क्या दे दिया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिंपल सी बात है। राइबोज शर्करा के आधार पर हमने इसको डिवाइडेशन कर दिया। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के अंदर अंतर क्या है। तो देखिए, राइबोज शर्करा है, ये हमें पता है 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और डीऑक्सी राइबोज शर्करा क्या है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन इनके अंदर बेसिकली अंतर क्या है, शब्द से मैं आपको समझाना चाहूंगा दोबारा कि एक शब्द आ रहा है इसके अंदर राइबोज, और राइबोज के आगे लगा हुआ है ऑक्सी, और ऑक्सी के आगे लगा हुआ है डी। तो डी का मतलब होता है रिमूव, डी का मतलब क्या होता है, रिमूव या फिर किसी चीज को हटाना। और ऑक्सी का मतलब तो हम सब जानते हैं क्या है, ऑक्सीजन। तो यदि मैं राइबोज शर्करा से ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो वो शर्करा कौन सी बन जाएगी, डीऑक्सी राइबो शर्करा बन जाएगी। और न्यूक्लिक एसिड तो दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खास बात जो आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा बेसिक में बताने वाला हूँ आपके लिए, कि यदि आपसे पूछे कि डीएनए का बेसिकली काम क्या होता है, डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड अपन पढ़ रहे हैं इसका काम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या करता है, स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, वो सारी की सारी किसके अंदर स्टोर रहती है, वो हमारे डीएनए के अंदर स्टोर रहती है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्र के अंदर पाया जाता है। केंद्र के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, वो डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। और एक शब्द आपने सुना होगा, वो मैं आपको बता दूं, जीन। जीन की जब भी आप परिभाषा सुनोगे तो जीन की परिभाषा होती है कि डीएनए के खंड क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। तो जीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं, डीएनए किससे मिलकर बने हुए होते हैं। और जीन के अंदर क्या रहता है, हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कोडेड रहती है, स्टोर रहती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो जीन के अंदर जो पार्ट, डीएनए का जो पार्ट है, या फिर मैं कहूँ जीएनए जिसका पार्ट है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब इसका दूसरा काम यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि जब इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर है, तो स्टोर है तो ये क्या कर सकता है, उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है। क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रांसमिट किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, ट्रांसमिट भी ये क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, क्या कहलाता है, ट्रांसमिट कहलाता है, ठीक है। तो अब ये चीज हमें आएगी, यानी कि डीएनए के क्या है, दो काम है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। दूसरी मैं आपको बताता हूँ कि राइबो शुगर है, ठीक है, क्या है, राइबो शुगर है, या फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सी राइबो शुगर कहते हैं, ऑक्सी राइबो शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। 5 कार्बन कंपाउंड है, राइबो शुगर 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर हमने ऑक्सीजन को क्या नहीं किया है, रिमूव नहीं किया है, इसके पास ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अब इसके यदि मैं कार्य की बात बताऊं आपको कि आरएनए का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या रहता है, इंक्लूड रहता है, जेनेटिक मटेरियल में इंक्लूड रहता है, क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। दूसरे यदि मैं इसके कार्य के बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, मैसेंजर मॉलिक्यूल। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य मैं आपको बताऊं तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। देखिए, जब आप आगे ट्रांसलेशन पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर मॉलिक्यूल के रूप में ये काम करता है। मैसेंजर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि देखिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर है किसके पास, डीएनए के पास। यानी कि उसके अंदर हमें ये पता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है और कौन सी प्रोटीन का निर्माण नहीं करना है, कौन सी का करना है। अब डीएनए के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, इसको कोई डिकोड करने वाला भी होना चाहिए, इसको कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए, इसको कोई मैसेज को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ले जाने वाला भी होना चाहिए। किसी को पता तो होना चाहिए कि इसके अंदर क्या बनाने के लिए लिखा हुआ आया है, ठीक है। तो उसको पढ़ने का काम कौन करता है, ये आरएनए करता है। और पढ़ने के बाद ये बताता है, टीआरएनए को जाके ये बताता है, मैसेंजर आरएनए, यानी कि जो आरएनए इसके 3 प्रकार होते हैं, आरआरएनए,
mRNA और tRNA, ठीक है। ये आगे जाके बताता है कि किस प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है और वहां से फिर ये उस मॉलिक्यूल को, अमीनो एसिड के उस मॉलिक्यूल को लेके पकड़ के आता है, पकड़ के लेके आता है और पकड़ के लेने आने के बाद उस प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मैसेंजर के रूप में काम करता है। इसके बाद में यदि बात करूँ तो ये कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक, यानी कि ये क्या करता है? उत्प्रेरक के रूप में भी हेल्प करता है। दूसरा मैं आपको बताऊं तो ये जीन रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन एक्सप्रेशन होता है उसके रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सी प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, जीन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है और किस जीन से किस प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ये जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। उसके रेगुलेशन में भी कौन हेल्प करता है? ये आरएनए हेल्प करता है। जब हम आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है और वहाँ पे केवल और केवल किसका काम रहेगा? आरएनए का काम रहेगा, ठीक है। तो ये दो न्यूक्लिक एसिड हमें पता चल गए, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इनकी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, साथ के साथ हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि बेसिक यदि मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए, ये न्यूक्लिक एसिड हमारे सामने है, इसके 3 कंपोजिशन होते हैं। कंपोजिशन का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संगठन। इसके क्या है? 3 संगठन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारे सामने क्या? नाइट्रोजिनस बेस। क्या होता है हमारे सामने? नाइट्रोजिनस बेस, जिसे अपन नाइट्रोजिनस क्षार कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास क्या? पेंटोज शुगर। दूसरा हमारे पास क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी थी अभी। नाइट्रोजिनस बेस आपको पता होगा, देखिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसके पीछे एक शब्द लगा हुआ है बेस। बेस का मतलब होता है क्षार, यानी कि ऐसे नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। क्षारीय प्रकृति क्यों होती है? क्योंकि इनके पास क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन उपस्थित है। बात करते हैं हम किसकी? पेंटो शुगर की। तो पेंटो शुगर कैसी होती है? 5 कार्बन कंपाउंड होता है। दूसरी बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की, तो इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है? एक हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। डोनेट करने के बाद इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो न्यूक्लिक एसिड के पास शेष रह जाता है। एक एक की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और नाइट्रोजिनस बेस की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो नाइट्रोजिनस बेस भी 2 प्रकार के होते हैं। और नाइट्रोजिनस बेस को यदि मैं डिवाइड कर रहा हूँ दो भागों में, तो कौन से आधार पर बात कर रहा हूँ? इनकी संरचना के आधार पर, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस को यदि मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो किस आधार पर कर रहा हूँ? इनकी संरचना के आधार पर। कैसे? एक होती है हमारे सामने क्या? प्यूरिन्स, और एक होती है हमारे सामने क्या? पिरिमिडियंस, ठीक है। एक होती है हमारे सामने प्यूरिन और दूसरी होती है हमारे सामने पिरिमिडियंस। कौन सी है प्यूरिन? तो देखिए, एक है एडेनिन और एक है कौन सी? गुआनिन। पिरिमिडियंस की बात करते हैं तो पिरिमिडियंस देखिए बेसिकली 3 होती हैं। कौन कौन सी? थायामीन, और दूसरी कौन सी होती है? साइटोसिन। एक और होती है कौन सी? यूरासिल, ठीक है। तो पिरिमिडिन्स होते हैं 3 और प्यूरिन्स होते हैं 2। मैंने इस आधार पे इनको लिखा है जो कि इनके बीच में बंध भी बनते हैं। जिस आधार पे इनके बीच में बंध बनते हैं, जब एडेनिन और थाइमिन है, इनके बंध हमेशा डबल बॉन्ड बनता है और ग्वानिन साइटोसिन इनके बंध हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं वो आगे हम इसकी बात करेंगे। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। एडेनिन को डिनोट करते हैं ए से, ग्वानिन को डिनोट करते हैं जी से, थाइमिन को डिनोट करते हैं टी से, साइटोसिन को सी से और यूरिसिल को यू से। यूरिसिल जो है वो केवल आरएनए के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर थाइमिन नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड के साथ ये आरएनए में जुड़ जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? आगे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अपन एक की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ यहाँ पे किसकी? प्यूरिन्स की। इसकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले प्यूरिन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्यूरिन्स की यदि मैं बात करूँ तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर में हमेशा आपको 2 रिंग दिखाई देंगी। प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमेशा इनमें क्या दिखाई देगा? आपको 2 रिंग दिखाई देंगी। वहीं पिरिमिडिन्स की यदि मैं आपको बात कर लूँ यहाँ पे, तो हमेशा क्या रिंग दिखाई देगी? एक रिंग आपको हमेशा दिखाई देगी, ठीक है। संरचना के आधार पर मैंने को डिवाइड किया था, तो प्यूरिन्स के अंदर कितनी रहेंगी? 2 रिंग रहेंगी और पिरिमिडिन्स के अंदर कितनी रहेगी? केवल एक रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। यदि इसके पास 2 रिंग है तो 2 रिंग कैसे रहेंगी? एक 6 और दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग रहेगी, यानी कि एक जो रिंग रहेगी उसके अंदर 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन और नाइट्रोजन होंगे, दूसरे के अंदर 5 कार्बन और नाइट्रोजन रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक 6 कार्बन 6 मेंबर की रिंग रहेगी, दूसरी 5 मेंबर की रिंग रहेगी। और यहाँ पे यदि पिरिमिडिन्स की बात करते हैं तो केवल एक रिंग है और रिंग कैसी है? 6 मेंबर वाली रिंग है। दूसरी बात करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। क्या है? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसी साइकिल जिसके अंदर 2 भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड जुड़े हुए हों, उसे अपन क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो कि जलने पर काला
धुआं देते हैं वो क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, इसके अंदर दो रिंग प्रेजेंट है, दो रिंग प्रेजेंट है। तो एक रिंग जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो कौन सी है, पायरिमिडीन रिंग है, पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है। और दूसरी जो रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, एक रिंग है, वो भी कौन सी, इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग। बहुत डीपली ये बातें चल रही हैं, लेकिन आपको अगर कोई पेपर बहुत लेवल का बनता है जैसा 2022 के अंदर बना था, तो ये चीज़ें आपको याद आएंगी और बाद में आप सोचोगे कि सर ने तो बहुत बेसिक सा पढ़ाया था, वो कोचिंग वाले जो है वो बेसिक पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत डीपली लेके चल रहा हूँ। पेपर अगर अच्छे लेवल का बनता है तो यहाँ पे आपको काम आ सकती है। देखिए दो रिंग आपको प्रेजेंट रहेंगी, एक रिंग कौन सी होगी, पैरमेनिन रिंग रहेगी, जो कि फ्यूज होगी, जुड़ी हुई होगी किसके साथ, आइमिडाजोल रिंग के साथ। दो रिंग आपको समझ में आ गई। कौन कौन से होते हैं फ्यूरिन्स, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है कौन सा, गुआनिन। एक ग्वानिन की जो खास बात है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्वानिन जो है वो फॉर्म करती है क्या, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कौन सा प्यूरिन ऐसा है या फिर कौन सा नाइट्रोजन बेस ऐसा है जो सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, सॉरी कौन सा नाइट्रोजनस बेस रहेगा, तो वो ग्वानिन रहेगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, पिरिमिडीन्स की। तो पिरिमिडीन्स भी क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है, ऐसी चक्रीय संरचना जिसके अंदर दो भिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। तो नाइट्रोजन भी उपस्थित है, कार्बन भी उपस्थित है, तो ये क्या होगी, हेटेरोसाइक्लिक हुए। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो जलने पर काला धुआं देते हैं उन्हें अपन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अंदर केवल एक रिंग पाई जाती है और वो एक रिंग कौन सी होती है, केवल पिरिमिडीन रिंग होती है, जिसमें नाइट्रोजनस जो एटम से नाइट्रोजन जो एटम जुड़ा हुआ होता है वो एक और थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पहली और तीसरे नंबर की पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है। यदि मैं इसको नामकरण देना चाहूँ तो देखिए पहले नंबर पे यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, दूसरे पे कार्बन है, तीसरे पे नाइट्रोजन है, चौथे पे कार्बन, पांचवे पे कार्बन, छठे पे कार्बन। तो पहली पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। सेम सी चीज इस संरचना में रहेगी, सेम चीज इस संरचना में रहेगी। ये यहाँ पे आपको पता चल गई, सिंपल सी बात आपको मैंने बता दी। ठीक है, चलिए अब इसकी जो खास बात है वो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो पिरिमिडीन्स है उपस्थित होते हैं। तो एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थायमिन और तीसरा होता है कौन सा, यूरेसिल। यूरेसिल केवल और केवल आरएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है, थायमिन आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, नाइट्रोजिनस बेस की बात कर ली, कौन कौन सी, प्यूरिन और पिरिमिडियंस की। अब अपन बात करते हैं अगले इसकी संरचना की। मैं आपको एक बार यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ फिर से। देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के संगठन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात कर ली किसकी, नाइट्रोजनस बेस की, जिसमें हमने प्यूरिन की बात कर ली और पिरिमिडिन की बात कर ली। अब दूसरा हमारे सामने आ रहा है क्या, पेंटो शुगर। दूसरा पेंटो शुगर की बात करते हैं। तो हमें ये पता है, देखिए पेंटो शुगर क्या है, एक 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन कंपाउंड है। देखिए और पेंटो शुगर के दो प्रकार होते हैं, एक होती है डी ऑक्सी राइबोस शुगर और दूसरी होती है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के अंदर जब आप इसकी संरचना देखेंगे तो यहाँ पे आपको कार्बन नंबर पहले नंबर, दो नंबर, तीन नंबर कार्बन पर, दो और तीन नंबर कार्बन पर आपको OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो राइबोस शुगर का यदि मैं यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूँ, तो वो क्या रहेगा, C5H10O5। ठीक है, लेकिन जब मैं डीऑक्सी राइबोज की तरफ आता हूँ तो देखिए इस नाम को समझिए पहले, राइबोज शुगर सेम है, लेकिन मैंने यहाँ क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। डी का मतलब क्या होता है, हटाना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेशन जो प्रोसेस होती है तो हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। तो हमने क्या किया, राइबोज शुगर से जब ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया, ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो हमारे सामने ये कौन सी शुगर बन गई, डीऑक्सी राइबोज शुगर बन गई। दो इसका क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमने सेकंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन को क्या किया है, रिमूव किया है। ठीक है, तो ये अब यदि मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो देखिए कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का केमिकल फॉर्मूला रहेगा और ये राइबोज शुगर का केमिकल फॉर्मूला रहेगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, इसके अलावा कोई भी खास बात नहीं है। क्या कि राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सेकंड नंबर कार्बन है वहां से ऑक्सीजन का रिमूव होता है, वहां से ऑक्सीजन जो है हटती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, पिरिमिडिन्स हो गया, प्यूरिन्स हो गए, यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया, फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। जैसे देखिए यहाँ से हमने नाइट्रोजनस बेस को कंप्लीट कर लिया, प्यूरिन्स कर लिया, पिरिमिडिन्स कर लिया, पेंटो शुगर की हमने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे किसकी, फॉस्फेट ग्रुप की, जिसमें कौन सा होता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है, न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो समूह हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आया है फॉस्फोरिक एसिड से। इससे आया है फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड का यदि मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ये होता है फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र। ठीक है, ये सूत्र है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखिए सेंटर में पी रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दी, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ गया। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है।
फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, अब इस फॉस्फोरिक एसिड का काम क्या होगा वो चीज़ देखिए कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, इस पेंटोस शुगर के साथ। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा यहाँ से कि इस हाइड्रोजन का अब यहाँ से रिमूवल होगा और ये किस फॉर्म में रिमूव होगा, H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा, प्रोटोन के फॉर्म में रिमूव होगा। किसके फॉर्म में रिमूव होगा, प्रोटोन के फॉर्म में रिमूव होगा। तो जब यहाँ से ये H प्लस रिमूव हो जाएगा तो लास्ट में क्या छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, O माइनस ले लेगा और O के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही जो ओवरऑल डीएनए का या फिर ओवरऑल आरएनए का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आपने सुना होगा कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। उस नेगेटिव चार्ज को कैसे पाया जाता है, उस नेगेटिव चार्ज की होने की वजह कौन सी है, वो यही वजह है नेगेटिव चार्ज होने की, क्योंकि इसके ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए और आरएनए को नेगेटिव चार्ज देने वाला कौन है, ये फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये है। दूसरा बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इनका नाम ही क्या है, एसिड है। इनका नाम क्या है, एसिड है, तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी। रीजन क्या है, यही रीजन है इसका, ये इनका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। डीएनए और आरएनए का नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप का सिर्फ दो ही काम है, एक तो न्यूक्लिक एसिड को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराना, दूसरा न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक बनाना। ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब हमने यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देखिए हमने न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ लिया, नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया, पेंटोस शुगर पढ़ ली, दूसरा हमने फॉस्फेट ग्रुप का काम कर लिया जिससे अपन फॉस्फोरिक एसिड के बारे में भी थोड़ा सा हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए देखिए अब हमारे सामने क्या चीजें आती हैं निकल के, वो चीज देखिए कि जो नाइट्रोजिनस बेस है और पेंटोस शुगर है। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर आप एक बार देखिए, फिर से इसके स्ट्रक्चर के अंदर समझते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये वाला क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, और ये क्या है, ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, और ये क्या है, पेंटोस शुगर है। इसको छोड़िए, अभी फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस, और ये क्या है, पेंटोस शुगर है। तो इसके मध्य ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके मध्य ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, तो इसका नाम है बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या नाम है इसका, साइडिक बॉन्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे पूछे कि नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, दूसरा यदि आपसे कोई पूछे कि फॉस्फेट ग्रुप के मध्य, ये क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप के मध्य और फॉस्फेट ग्रुप के मध्य और इस शुगर के मध्य, फॉस्फेट ग्रुप के मध्य और इस शुगर के मध्य यानी कि शर्करा के मध्य जो बंध पाया जाता है, वो कौन सा बंध पाया जाता है, यदि इसके बारे में आप कोई पूछे तो ये कौन सा बंध है, ये ईस्टर प्रकार का बंध होता है। कौन से प्रकार का बंध होता है, ईस्टर बंध होता है। कौन सा बंध होता है, एस्टर बंध होता है। ठीक है, एस्टर बंध होता है। तो ये एस्टर कह लीजिए, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बंध कह लेते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड भी कह लेते हैं। तो ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। कैसे, यदि आपसे कोई पूछे नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए नाइट्रोजिनस बेस और शुगर। हाँ भाई, ठीक है, टकराऊंगा वाले। इनके मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो कौन सा पाया जाएगा, देखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरी यदि कोई मुझसे पूछे कि शुगर और फॉस्फेट, तो मैं क्या आंसर दूंगा यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमने आज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर लिया। न्यूक्लिक एसिड की जनरल इंट्रोडक्शन हमने बात कर ली। इसके जो नोट्स हैं आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ पे, आपको इसके जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। डीएनए के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैंने आपको ओवरऑल लगभग सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार देखिए कि हमने पढ़ क्या क्या लिया। न्यूक्लिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, खोज किसने करी, नाम किसने दिया, डीएनए आर होता है, न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी हमने बात कर ली डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके फंक्शन होते हैं। तीसरा मैंने कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता दिया। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन्स क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, पेंटोस शुगर कैसे होती है, फॉस्फेट ग्रुप क्या काम कराता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इसी तरीके से डिटेल के अंदर हम सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चलेंगे, टॉपिक करते हुए चलेंगे। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।